नमस्कार, वेलकम टू एक्विडिटी योगा। आप सभी ने 21 फरवरी 2023 का एग्जाम अटेंड किया होगा। पेपर बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कांटेक्ट आया, कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत इजी था। बहुत सारे विद्यार्थियों का कांटेक्ट कॉल आया तो कहते सर बहुत ज़्यादा टिपिकल भी था। ये दोनों अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति थे, विद्यार्थी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे स्टडी किए, एक एक पहलू का पता था, तो उनके लिए बहुत आसान रहा है पेपर। जिनको ऊपर ऊपर से स्टडी करने की आदत है कि एक दो चीजें पढ़ ली और हो गया एग्जाम हम क्रैक कर देंगे, उनके लिए अवश्य ही टिपिकल था, क्योंकि पेपर को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज की बजाय थोड़ा घुमा करके बनाया था। बट जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत ही इजी प्रश्न रहा है। तो इसको एनालाइज करते कि आया क्या था और क्या आंसर हो सकते थे और क्या बेटर आप तरीका था कि उत्तर देने का। तो मोस्टली यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने होंगे वो बच्चों के जो रिव्यू है, जिन्होंने मुझे बताया है, मेरे पास फीडबैक आया है, उसके आधार पर वो होंगे। ये एक्चुअल प्रश्न से थोड़ा सा भिन्नता हो सकती है इनमें, तो जितना हमें पता लग पाया उसके आधार पर हमने डिटेल वाइज इसको एनालाइज किया है। तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे। एक प्रश्न आया था, भुजंगीकरणी किस ग्रंथ में मिलता है? तो भुजंगीकरणी एक कुंभक है। 9 कुंभक मिलते हैं, हठ रत्नावली में भी मिलते हैं ओनली, इसी में। शिव संहिता में कोई स्पेशल कुंभक नहीं है। गिरण संहिता में 8 कुंभक है, बट उसमें नहीं है। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा में भुजंगीकरण की व्याख्या नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर हठ रत्नावली जो है अपना राइट होना था। हो सकता है आपके एक्चुअल पेपर में ये ए नंबर पर था या बी पर या सी पर। तो जो मुझे ऑप्शन का पता लगा है बच्चों से, तो हठ रत्नावली ही इसका राइट आंसर होगा, ये श्योर है। नेक्स्ट अगर बात करें, रामचरितमानस में नवधा भक्ति की तीसरी अवस्था पूछी गई थी। तो नवधा भक्ति का वर्णन किया है रामचरितमानस में। ये नवधा भक्ति जो प्रहलाद भक्त ने बताई है श्रवण मनन आदि से, उससे डिफरेंट है। नवधा भक्ति की तीसरी जो है गुरु की सेवा, गुरु चरण सेवा जो है वो तीसरी स्टेट होती है नवधा भक्ति की। यहां पर सामने आप लिख सकते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि गुरुजनों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति होती है। रामायण में नवधा भक्ति जो है रामचरितमानस में अरण्य कांड में ये वर्णन किया गया है। तो यहां से कल को और प्रश्न आएंगे, तो इन नवधा भक्ति के नो सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे से रट लें। और नो सीक्वेंस हिंदी में रटने से अच्छा है कि आप इसको, जो ये चौपाई दी गई है, इन दोहों को एज इट इज याद करें, ये बहुत जरूरी है। एग्जामिनर कल को कोई भी भाषा में प्रश्न बना सकता है। आगे प्रश्न आया था, योग तत्व के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण कौन से हैं? नाड़ी शुद्धि के लक्षण की अगर बात करें, किसी भी ग्रंथ के अनुसार पूछे, पिछली बार भी पूछा था आपसे अलग तरीके से, तो हमेशा ही ध्यान रखें कि जठराग्नि हमेशा प्रदीप्त होती ही होती है, शरीर लघु हो जाएगा और शरीर कृश हो जाता है। कृश मतलब पतला सा हो जाता है। तो लोम और केशलोचन की आदि बात नहीं थी कहीं पर भी। तो ऑप्शन बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ये तीनों आपके राइट आंसर होंगे इस प्रश्न में। हो सकता है एक्चुअल में आपका प्रश्न ऊपर नीचे हो, कूट अलग थे, बट 3 उत्तर चूज करने थे, तो इसमें ये बी सी डी आपका राइट आंसर बन रहा था। एलिमिनेट करके आप आराम से देख सकते थे। नेक्स्ट है डेल्टोइड जो है, डेल्टोइड पूछा गया था कि आपका जो कंधा होते हैं उसमें कौन सी मसल होती है? तो उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस आदि दिया गया था, जो कुल्हे आदि के आसपास होती है। डेल्टोइड मसल जो होती है वो कंधे के आसपास पाई जाती होती है, कंधे में। तो डेल्टोइड मसल इसका राइट आंसर था। बीएमआई की बात की जाए तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का जो भार आदि मापा जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? दूसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि हमेशा ही पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं किसी न किसी वे में। तो केजी बाय मीटर स्क्वायर में हम बीएमआई का फॉर्मूला होता है। केजी वेट जो होता है किलोग्राम में, और हाइट जो होता है मीटर्स में नापकर उसका स्क्वायर करते होते हैं, वो बीएमआई का फॉर्मूला होता है। प्रश्न की लैंग्वेज एक्चुअल में कुछ डिफरेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य सविता ध्यान की धारणा में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर किससे संबंधित है? तो थोड़ा सा प्रश्न ये आगे पीछे वेरी कर सकता है। तो इसका उत्तर अगर हम देखने की कोशिश करें, तो इसमें ऐसा कोई अगर ऑप्शन रहा होगा, तृप्ति, तुष्टि और शांति, ये कोई अगर ऑप्शन रहा होगा तो ये अपना राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे प्रश्न की बात करें तो टीचिंग फैक्टर्स, जो टीचिंग मेथड्स इन योगा एक बुक है कैवल्य धाम के द्वारा, उसमें से नाम लेकर के अक्सर पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। तो फैक्टर 6 फैक्टर होते हैं, जिसमें आपके जो एक्चुअल में ऑप्शन थे उसमें एक टीचर था, एक लर्नर बोले तो स्टूडेंट था, और एक एनवायरमेंट, ये चीजें थी। एनवायरमेंट, इसके अलावा 6 के 6 जाने चाहिए। टीचर है तो टीचिंग भी था, टीचिंग, लर्नर है तो लर्निंग भी होगा, एनवायरमेंट है तो सब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ होता है। ये 6 फैक्टर होते हैं टीचिंग मेथड में। तो इनमें से ये पहले जो 3 थे ये आपको फाइंड आउट करने थे। योग साधक को कठोर व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? किसी भी ग्रंथ में चले जाओ आप, प्रातः स्नान वर्जित है, उपवास रखना, भोजन न करने की स्थिति, ये भी वर्जित होते। तो ये ए और बी ये आपको पालन नहीं करने चाहिए। और शीतल जल की बात करें तो ये कहीं कहा नहीं गया, ये भी पालन करने योग्य नहीं कहा गया, कि जरूरी नहीं कि इनको हम पालन करें। तो ये राइट आंसर होने थे, 3 आपको चूज करने थे उत्तर कूट के हिसाब से।
आगे बात करें प्रातःकाल और सायंकाल में जोड़ों में अल्पकाल के लिए थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा दर्द होना, वो किसका संकेत है? ओस्टियोआर्थराइटिस का संकेत होता है। एक होता है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें क्या होता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो ज्यादातर दर्द करता है, दिन में किसी भी टाइम दर्द करता है, लंबे टाइम तक दर्द करता है सुबह सुबह में। बट ओस्टियोआर्थराइटिस अल्पकाल के लिए पूछा गया था, थोड़े टाइम के लिए जो दर्द होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में होता है। स्वात्माराम के अनुसार कुलीन योगी कौन है? कुलीन, कुलीन माने उत्तम कुल का योगी किसको माने? तो यहां पर खेचरी मुद्रा से संबंधित प्रश्न था। गोमांस भक्ष्ये नित्यम पिबेद अमर वारुणीम कुलीनम तम अहम मन्ये च इतरे कुल घातका। कहते इसके अलावा सारे कुल को नाश करने वाले हैं बस दो ही व्यक्ति है, पिबेद अमर वारुणीम और गोमांस भक्षण, ये दो काम करते हैं, कहते वही जो है क्या है, कुलीन योगी माने गए हैं। वर्टिब्रा की सूची 1 और सूची 2 बनाना था। सर्वाइकल होता है सबसे पहले, सर्वाइकल में 7 आनी थी। टी से थोरेसिक होता है 12 आना था। एल में लंबर होता है 12 में से 7 गए 5 आना था। फिर कोक्सिस होता है, सैक्रल होता है, सैक्रल में आना था आपका 5 और कोक्सिस था तो उसमें 4। तो इस प्रकार से सूची को मिलान करना था। बहुत इजी प्रश्न दिया गया था एनाटॉमी का। योग की उत्पत्ति क्रम को बताना है भगवत गीता के अनुसार, इसी प्रकार से प्रश्न था। तो यहां पर सीक्वेंस अरेंज करनी थी हमें। आप अगर चौथा अध्याय देखेंगे उसका पहला और दूसरा श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता में, तो वहां से ये प्रश्न बनाए आपका सीक्वेंस में, चर्चा की थी हमने क्लास में। तो यहां पर कहा गया है कि बताइए किसके अनुसार कैसे कैसे सीक्वेंस आगे बढ़ी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, कहते हैं हे अर्जुन मैंने ही सबसे पहले, माने श्री कृष्ण के जी स्वयं, कहते मैंने सबसे पहले किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों की परंपरा में चली और वो भूल गए, फिर मैं आज तुम्हें ये सारा ज्ञान दे रहा हूं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बी से भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। इक्ष्वाकु जो है अपने सी पर ऑप्शन था। अगर इस प्रश्न को इसी तरीके से अगर प्रश्न था तो, अदरवाइज प्रश्न आगे पीछे होगा तो उसको आप इस तरीके से अरेंज करके आप निकाल सकते हैं। आगे मैं बात करूं, चक्रों को दलों की संख्या के अनुसार अरेंज करना था। तो ये शिव संहिता का प्रश्न था, शिव संहिता का प्रश्न था जिसमें कहा गया था कि मूलाधार से शुरू करो और चक्र सहस्त्रार तक जाओ। सबसे नीचे दिया गया था 4 दल, 4 दल होते हैं मूलाधार में, मूलाधार में 4 होते हैं। ऐसे ऊपर स्वादिष्ठान होता है, 6 चक्रों की बात की स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर होता है, मणिपुर के ऊपर अनाहत होता है जिसको आप हृदय के रूप से जानते हैं, फिर विशुद्धि होता है और फिर आज्ञा चक्र होता है या भ्रू चक्र जिसको बोल देते हैं। तो 4 और उसके बाद में 6, स्वादिष्ठान के पास में 6 और मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16 और आज्ञा में 2। इस प्रकार से दलों को अरेंज करना था, नीचे से ऊपर तक आना था। माने दलों की संख्या दे दी थी आपको, एक्चुअल में चक्कर नहीं दिए थे, तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना था। 4, 6, 10, 12, 16 ये सीक्वेंस आपको अरेंज करनी थी। माने ये 4, 6, 10, 12 एंड 16 और लास्ट में अगर 2 होता तो इस प्रकार से अरेंज करना था आपको सीक्वेंस को। आगे बात करें, कुंडली योग में पाचक अंग जठराग्नि और सौर ऊर्जा या सौर चक्र आदि वर्ड लिखा होगा, तो उसका संबंध किस चक्कर से है? तो कुंडली योग माने कि एक तरह से चक्रों में तो मणिपुर चक्र ही है जहां पर पाचन का कार्य होता है। माने जठराग्नि वाला एरिया जो है आपका नाभि वाला एरिया होता है, वहां पर मणिपुर चक्र होता है, वही आपके डाइजेशन आदि से संबंधित होता है। ताम योगम इति मन्यते, कठोपनिषद की परिभाषा है योग की। कठोपनिषद में ये योग की परिभाषा दी गई है, वहां से प्रश्न लिया गया है। एज इट इज श्लोक का छोटा सा हिस्सा ले लिया गया है। पहले भी इसी श्लोक से बहुत बार प्रश्न आए हैं, यहीं से इस बार फिर से प्रश्न आया है। न्याय दर्शन में पंच अवयव में प्रतिज्ञा किस स्थान पर आता है? तो पंच अवयव किससे संबंधित होता है? अनुमान से। बहुत अच्छे से व्याख्या की थी क्लास में। तो न्याय में पंच अवयव जो होते हैं, प्रतिज्ञा प्रथम नंबर पर आता है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आता है। उसके बाद में हेतु होता है, फिर उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य होता है, फिर जो है आपका उपनय होता है और लास्ट में निगमन होता है। ये 5 जो है प्रार्थानुमान हेतु होते हैं। कल को पूछेंगे कि अनुमान में बताओ ये प्रतिज्ञा का संबंध है किससे? अनुमान से। पंचावयव अनुमान से कौन से? प्रार्थानुमान से। ऐसे नेक्स्ट बातें होंगी। तो अभी हम केवल रिव्यू कर रहे हैं, हमें आगे फीडबैक नीचे कि क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारी एक्चुअल आंसर की, तो वो हम जान रहे हैं यहाँ पर। आगे बात करें विशुद्धि चक्र का संबंध, तो ऑप्शन बहुत सारे थे आपके। मूलाधार भी था, आपके एनएस के बारे में बात की थी, नेवल के बारे में बात की थी, हार्ट के बारे में बात थी। तो उनमें से जो एक्चुअल ऑप्शन थे फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये गले के बीचों बीच होते हैं, जब आप जहां से पानी गटकते हैं गले में होते हैं, जहां जालंधर मंडल लगाते हैं, तो वहीं पर विशुद्धि चक्र की कल्पना की जाती है। तो कहते हैं ये जो लैरिंजियल और फेरिंग्स, ये कूट में चूज करना था। तो ये जहां पर भी ए बी सी डी जो भी था, तो ये आपके 2 ऑप्शन आपके राइट हो जाए, लैरिंजियल और फेरिंग्स जो भी था। फिर कहा गया आपे की उत्पत्ति किससे होती है, माने जल की उत्पत्ति किससे होती है? तो पंच तत्व होते हैं, उनमें से ही प्रश्न पूछा है। इनडायरेक्टली आपे शब्द लिख दिया था, वो एग्जामिनर ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने जल भी दे दिया, अदरवाइज बच्चों को पता नहीं होता कि आपे होता क्या। आपे का मतलब भी जल होता है। आप पै और 2 विसर्ग लग जाते हैं, बिंदु लग जाते हैं, 2 विसर्ग बोलते हैं जिनको, तो उसका अर्थ जल होता है।
तो पंच तत्वों का सीक्वेंस मैंने आपके सामने अरेंज किया है। तो यहाँ पर आपसे 3 दे दिए थे, आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों को चूज करना था। उसके बाद में जल का स्थान आता है, माने आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों से जल की उत्पत्ति होती है, और ऊपर वाले फिर चारों जब मिल जाएंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 5वें नंबर पर। तो अग्नि, वायु और आकाश, इन तीनों से ही आपकी आपह की उत्पत्ति होती है। एक उत्तर होता तो अग्नि देते, 3 मांगे गए थे, आकाश, वायु, अग्नि आ जाएंगे। वशिष्ठ संहिता में पूछा गया कि मर्म के स्थान कितने हैं, मर्म स्थान। वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थान बताए गए थे। 18 मर्म स्थान ये सभी को पता है, वशिष्ठ संहिता में 18 मर्मों का बारे में चर्चा की गई है। और क्यों की गई है? प्रत्याहार की चर्चा करते हैं तब उनके बारे में बात की गई है। प्रत्याहार के बारे में जब चर्चा करते हैं। शिव संहिता में प्राण का स्थान कहां पर है? हृदय में है। ये हर एक ग्रंथ में कहा जाता है कि मुख्य प्राण हृदय में ही रहता होता है, एक शब्द में। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन बहुत सारे होते हैं, परंतु हमें यह ध्यान है कि एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक तो ये, और एक टीएसएच थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला। थायराइड के हार्मोन होते हैं T3 और T4, बट उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनको निकालने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है टीएसएच, ये भी पिट्यूटरी से ही निकलता है। तो ये आपका 2 उत्तर होने थे वहां पर एग्जाम में। गेरंड संहिता में कामदेव के समान शरीर किन क्रियाओं से बनता है? तो गेरंड संहिता में कामदेव के समान शरीर बनाने के लिए 2 क्रियाएं बताई गई हैं। एक जल बस्ती है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार बताया था आपको, और एक जल बस्ती के ही साथ में शीतकर्म का अभ्यास। ये 2 अभ्यास ऐसे हैं जो कामदेव के समान शरीर को बनाते हैं। हठ प्रदीपिका की बात करें तो वहां पर शीतकारी है, परंतु वहां से प्रश्न आपका आया ही नहीं है। तो जल बस्ती और शीतकर्म आपका राइट आंसर होगा गेरंड संहिता के अनुसार। आगे प्रश्न दिया गया था, कहते टीचिंग मेथड इन योगा नोन टू अननोन, कहते जानते हुए अनजाने की तरफ जाना धीरे धीरे किसका प्रिंसिपल है? तो एक शैक्षणिक प्रिंसिपल है, एजुकेशनल प्रिंसिपल। ये गैस किया जाता है कि एजुकेशन के प्रिंसिपल है, वहां पर लिखा हुआ है बुक में एज इट इज, तो उसी हिसाब से मैं उत्तर देना था। इसमें कोई कॉमन सेंस की बात नहीं, तो जो जितना लिखा है उसी हिसाब से मैं उत्तर देना था। तो ये प्रश्न इसका उत्तर होगा। आगे 2 बातें की गई थी, कहते प्राचीन काल में सरस्वती को अरुंधति कहा जाता था, क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल 100% ये राइट बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और सरस्वती चालन का वर्णन योग कुंडली उपनिषद में है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। और आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं जाननी थी, केवल इतना कहा था कि कथन 1 और 2 सत्य है या नहीं है। तो दोनों ही ट्रू थे, दोनों के दोनों ट्रू हैं, कोई दो राय नहीं है, दोनों के दोनों पूर्ण रूप से सत्य है लाइनें। आगे बात करें, उष्ट्रासन का लाभ किसमें होगा? तो उष्ट्रासन बैक बेंडिंग का है, तो कमर दर्द में कभी आगे नहीं झुकते होते, तो बैक बेंडिंग में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कायफोसिस जिसमें कुबड़ापन आ जाता है, तो उसमें भी ये लाभ देगा। जो प्रश्न में उत्तर दिए गए थे उनमें से बेस्ट ऑप्शन यही हो सकता था, जैसा कि विद्यार्थियों से मुझे पता लगा है, तो यही आपका राइट आंसर होना था। बैक पेन एंड कायफोसिस, मतलब एक तरह से कमर दर्द की बीमारी में उष्ट्रासन ज्यादा लाभ देगा। आगे आपका त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से सूचीबद्ध करने के लिए प्रश्न आए थे। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से सूचीबद्ध करने हेतु चित्त से अंतर्मुखी भाव है, प्रत्याहार होता है, चित्त का निश्चल भाव धारणा होता है, सोहम चिन्ह मात्रम एव इति, इसको हिंदी में लिख दिया था, ध्यान होता है, और पर तत्व मतलब परमात्मा तत्व निरंतर अनुरुक्ति, वो नियम होता है। इस प्रकार से सूचीबद्ध करना, तो इनके आप सूचीबद्ध अगर आपने किया होगा ढंग से, कूट को लगाया होगा, तो यही आपका उत्तर होना था। टोटल लंग कैपेसिटी की बात की जाए तो टोटल लंग कैपेसिटी पूरे लंग्स में क्या क्या चीजें आ सके वो सारी होती है। तो यहां पर जो आपको कूट झांटना था और 2 चूज करना था, तो वाइटल कैपेसिटी हो गया एक, और एक रेजिडुअल वॉल्यूम, इन 2 को आप मिला देते हैं तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है। ये चीज आपकी राइट आंसर होना था। डी और ई जो भी जहां पर भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस हिसाब से टोटल लंग कैपेसिटी था आपका उत्तर। ये वस्त्रावल्लोहारकस्य, ये लाइन 2 जगह पर की जाती है हमेशा, एक तो भस्त्रिका में की जाती है और एक कपालभाति में। तो यहां पर आपको कपालभाति ऑप्शन था, भस्त्रिका ऑप्शन में था ही नहीं। और क्रिया पूछा गया था आपसे, क्रिया मतलब षटक्रिया के रूप में, तो कपालभाति एक षटक्रिया, भस्त्रिका कुंभक है, तो ऑप्शन नंबर कपालभाति ही जो है आपका जहां पर था ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर होना था। आगे का है भैरव आसन किस ग्रंथ में? तो भैरव आसन हठ प्रदीपिका में 15 आसन है, कहीं पर भी नहीं है। योग बीज में भी कहीं भी नहीं है। गेरंड संहिता में 32 आसन है, परंतु उनमें कहीं भी नहीं है। किसी किसी विद्यार्थी ने मुझे बताया कि इसको बैखासन बोला गया था, बैखासन, बैखा नहीं था ये। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भैरव आसन पढ़ा, इसको कुछ ने बैखा, क्योंकि रै और वै मिल जाता तो ऐसा लगता है जैसे ख लिखा है। बैखा नहीं था, भैरव आसन था। और ये ऑब्वियस सी बात है, हठ रत्नावली में सबसे ज्यादा आसन है, तो ये हठ रत्नावली में ही पाया जाना चाहिए, बाकियों में तो है ही नहीं। तो चाहे आपने याद किया हो ना याद किया हो, ये एलिमिनेट करके इजीली उत्तर दिया जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न था। इसके बाद में आगे देखते हैं, हठ रत्नावली इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न करें, टीचिंग मेथड इन योगा पुस्तक के अनुसार किस किस पर कहते हम कंसंट्रेट करते हैं, किस पर हम फोकस करते हैं? ऑब्जर्व किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है और प्रैक्टिकल वर्क होता है। ये 3 थे, बाकी 2 ऑप्शन एक्स वाई जेड कुछ और रहे होंगे,
तो ये 3 आपको कूट चूज करने थे, तो तीनों के तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अभी हमने 32 क्वेश्चंस को किया है, तो 32 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। अभी मेरे पास बच्चों के क्वेश्चन और आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो फाइन वे में होते जाएंगे, थोड़े उनमें क्लियरिटी आएगी, या आप जो व्यूअर्स हैं आप देख रहे हैं, तो आप भी मुझे दिए गए नंबरों पर अपना जो क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाना चाहिए, ये मेरे पास मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप अपना भेज दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम जल्दी से पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो और डाल दें, उसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या उत्तर हो सकता था, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और ये सारे प्रश्न बच्चों ने जो उत्तर दिए हैं, प्रश्न बताए हैं, उसके आधार पर हमने एनालाइज किया है इनको, और ये आंसर हो सकते थे। हो सकता है एक्चुअल प्रश्न कुछ और होगा, तो उसका आंसर भी मे भी कुछ और हो सकता है, वेरी कर सकता है। उसको हम धीरे धीरे जो एक्चुअल आंसर की आएगी तब देखेंगे। इसी के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर जेआरएफ हो जाएगा तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम दिया तो आप सबको अपना लेवल पता लग गया होगा कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो इसके लिए हम 1 मार्च 2023 से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, और पर कोई भी कोर्स 1 ईयर के लिए या फिर 6 मंथ के लिए जो आपकी इच्छा है वो कोर्स परचेज कर लेंगे, वहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं कंप्लीट आपको, जिसमें स्पेशल रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स और कंप्लीट क्विजेस पूरे यूनिट्स के, और पीवाईक्यूज अवेलेबल हो जाते हैं, और उनको आप अभी से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।